नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आपका इस चैनल डिजिटल सरकार में स्वागत है। आपको इस चैनल पे मिलेंगी बहुत सी ऑडियो बुक जो बेस होंगी बिजनेस, मनी एंड फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज और सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड नॉलेज और मोटिवेशनल रिलेटेड नॉलेज, जिसमें ऑडियो बुक में आपको बहुत सारी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी। जो हम ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इन्हें लिखा है दो लेखकों ने, जिनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका संदेश एक ही है, आखिर हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये बुक बेस्ड है अमेरिका और अमेरिका के लोगों पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में हैं, अगर आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं तो ये हिंदी भाषा में है, और आप इस भाषा को अगर समझ सकते हैं तो आप इसे अपनी कंट्री से रिलेटेड में बना के देखिएगा। अपने नज़रों में सोचिएगा कि आपकी कंट्री से किस तरीके से रिलेट करती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। लेखक 2, संदेश 1। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप अमीर बन रहे हैं। हमारा मध्यम वर्ग खत्म होता जा रहा है और ये अमेरिका की स्थिरता तथा दुनिया के प्रजातंत्र के लिए एक खतरा है। हम आपको अमीर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आप समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बन सके। ये लिखा है डोनाल्ड जे ट्रम्प ने और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट कियोसाकी दोनों ही चिंतित हैं। उनकी चिंता यह है कि अमेरिका के लोग ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। बर्फ़ की तरह मध्यम वर्ग का भी ह्रास होता जा रहा है, यानी मध्यम वर्ग भी सिकुड़ता जा रहा है। अमेरिका 2 वर्गों वाला समाज बनता जा रहा है। जल्दी आप या तो अमीर की श्रेणी में रहेंगे या फिर गरीब की श्रेणी में। डोनाल्ड और रॉबर्ट आपको अमीर बनाना चाहते हैं। मध्यम वर्ग के सिकुड़ने की समस्या यूँ तो पूरी दुनिया में है, लेकिन अमीर G8 देश में ये ख़ास तौर पर ज़्यादा गंभीर नज़र आती है। फेडरल रिज़र्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा है, जैसा मैंने अक्सर कहा है, इस तरह की समस्या का कोई प्रजातांत्रिक समाज, पूंजीवादी प्रजातांत्रिक समाज बिना सुलझाए कायम नहीं रह सकता है। उन्होंने आगे ये भी सुलझाया है कि किस तरह अमेरिका में अमीरों तथा बाकी लोगों के बीच आमदनी की बहुत बड़ी चौड़ी खाई बन चुकी है और उनके बीच का फासला इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अंततः इससे प्रजातांत्रिक पूंजीवाद की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है। तो आखिर ये समस्या हो क्यों रही है। तो समस्या शिक्षा की है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने इस समस्या का मुख्य कारण बताया है। एक शब्द में उन्होंने जवाब दिया, शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। ग्रीनस्पैन के मुताबिक 4थे ग्रेड के टेस्ट तक अमेरिकी बच्चे दुनिया भर के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा नंबर लाते थे, लेकिन 12वीं ग्रेड तक आते आते वे बहुत पिछड़ जाते हैं। उनका कहना है हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी भी शिक्षा की कमी को दोष देते हैं, लेकिन वे एक अलग तरीके से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिसे वित्तीय शिक्षा कहा जाता है। दोनों ही अमेरिका में गुणवत्तापूर्ण वित्तीय शिक्षा की कमी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। दोनों ही मानते हैं कि वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण ही आज अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद इतिहास में का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है, और यह भी इतने कम समय में। कमज़ोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर अमेरिकी डॉलर विश्व की स्थिरता के लिए काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में अक्सर कहा जाता है, जब अमेरिका चीखता है तो दुनिया को सर्दी हो जाती है। दोनों शिक्षक हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट सफल उद्यमी और निवेशक भी हैं। दोनों ही व्यवसायी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। दोनों ही शिक्षक भी हैं। दोनों बेस्ट सेलिंग लेखक हैं और शैक्षणिक बोर्ड गेम बनाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल बोर्ड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी गेम्स होते हैं वो इससे बनाते हैं। वित्तीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाषण भी देते हैं, और दोनों ही शैक्षणिक कार्यक्रम टीवी जैसे पर प्रसारित भी होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और का नेटवर्क टीवी रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड गाइड टू वेल्थ नामक टीवी शो शैक्षणिक सार्वजनिक टेलीविज़न नेटवर्क
PBS पर प्रसारित होता है। दोनों शिक्षक इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आपके और आपके परिवार, ये देश या दुनिया के भविष्य की चिंता है। परोपकार करने वाले ज़्यादातर अमीर लोग अपना पैसा उन क्षेत्रों में दान देते हैं जिन पर उनका भरोसा है, लेकिन डोनाल्ड और रॉबर्ट धन के साथ साथ अपना समय भी दे रहे हैं। इस कहावत को याद रखें, अगर आप किसी को एक मछली देंगे तो उसका पेट एक दिन के लिए भर जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो उसका पेट पूरी ज़िंदगी के लिए भरा रहेगा। गरीब और मध्यम वर्ग को दान देने के बजाय डोनाल्ड और रॉबर्ट उन्हें मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। इसके अलावा इस पुस्तक की बिक्री से होने वाला जो भी हिस्सा होता है उसका कुछ हिस्सा साक्षरता सिखाने के लिए संगठनों को दान में भी दिया जाएगा। वित्तीय सलाह यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय सलाह 3 तरह के स्तर पर होती हैं। गरीबों के लिए सलाह, मध्यम वर्ग के लिए सलाह और अमीरों के लिए सलाह। गरीबों के लिए क्या सलाह है कि सरकार उनकी देखभाल करेगी। ऐसे लोग सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के भरोसे रहते हैं, जैसे ESI, PF, बोनस फंड वगैरह। मध्यम वर्ग के लिए क्या वित्तीय सलाह है? अच्छी सी नौकरी खोजो, मेहनत से काम करो, अपनी आमदनी से कम खर्च करो, पैसे बचाओ और म्यूचुअल फंड जैसे लंबे निवेश के साधनों पर अपना पैसा लगाओ और अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करो, यानी कि सारे पैसे एक ही जगह ना लगा के अलग अलग जगह पर लगाओ, यानी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करो। मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग निष्क्रिय निवेशक होते हैं। वे डरते हैं कि कहीं उनका पैसा न डूब जाए। इसका मतलब यह है कि वे हार से बचने के लिए कम निवेश करते हैं। अमीर लोग सक्रिय निवेशक होते हैं जो जीतने के लिए काम और निवेश करते हैं। यह पुस्तक सक्रिय निवेशक बनने यानी संसाधनों का विस्तार करने के बारे में है, ताकि आप जीतने के लिए काम और निवेश करके बेहतरीन जीवन जी सकें। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट बेस्ट सेलिंग लेखक लोकप्रिय वक्ता इसलिए हैं क्योंकि वे लोगों को ये नहीं सिखाते कि वह आमदनी से कम खर्च करें, या तो लोगों के लिए ये सिखाएं संसाधनों का विस्तार कैसे करें और गुणवत्ता को बेहतर कैसे बनाएं। वे चाहते हैं कि लोग जीतने के लिए काम और निवेश करें। थोड़ा सा इतिहास के बारे में देख लें तो इतिहास की विकास यात्रा पर गौर करें तो शिकारी युग में इंसान कबीलों में रहता था और ज़्यादातर मामलों में सभी लोग एक से जीवन जीते थे। कबीले का मुखिया भी काफ़ी हद तक ज़्यादातर लोगों की तरह ही रहता था। तब मुखिया के पास लियर जेट, करोड़ों अरबों डॉलर, ज़मीन जायदाद, सोने जैसे पैराशूट नहीं हुआ करते थे। कृषि युग में बात करें तो द्वितीय स्तरीय समाज जब विकसित हुआ, राजा और उनके अमीर दोस्त तक इस स्तर पर थे, जबकि राजा के लिए काम करने पर बाकी सभी लोग दूसरे स्तर पर ही थे। आमतौर पर राजा राज्य की ज़मीन का मालिक होता था। किसान राजा की भूमि पर काम करते थे और अपनी फसल का एक हिस्सा राजा को देकर उस तरीके का टैक्स चुकाते थे। किसान किसी चीज़ का मालिक नहीं थे और राजा हर चीज़ का मालिक था। औद्योगिक युग में यानी कि आज के युग में अमेरिका की आधुनिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उसके साथ ही प्रजातंत्र की शुरुआत भी हुई। अमेरिका के संस्थापक इरोक्वोई कॉन्फेडरेसी की 5 जनजातियां से बड़े प्रभावित थे। ये जनजातियां उस इलाके में रहती थीं जिसे आज न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। संस्थापक इन जनजातियों में इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इसके शासक तंत्र को हमारे प्रजातंत्र का आधार बनाया। जनजातियों के शासन तंत्र में प्रतिनिधि चुने जाते थे तथा इसमें एक उच्च और एक निम्न सदन के अलावा एक सुप्रीम कोर्ट होती थी जिसमें सिर्फ महिलाएं होती थीं। जिस समय अमेरिका के संस्थापक इरोक्वोई प्रजातंत्र का अनुकरण कर रहे थे, उस वक्त यूरोप में प्रजातंत्र और मध्य वर्ग का विचार अव्यावहारिक समझा जाता था। बहरहाल उसी दौरान अमेरिका में सशक्त मध्यम वर्ग और प्रजातांत्रिक समाज अच्छी तरह फलने फूलने लगा। आज सूचना आधार के मध्य वर्ग धीरे धीरे मर रहा है और प्रजातांत्रिक पूंजीवाद का भी यही हाल है। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है कि ऐसा कभी पहले नहीं था। क्या हम कृषि युग में वापस जा रहे हैं जहां प्रजातंत्र का नामो निशान नहीं था और सिर्फ 2 वर्ग हुआ करते थे? फिर
किसी नई किस्म की पूंजीवाद और प्रजातंत्र को विकसित कर रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है? आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या प्रॉब्लम्स हैं? जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में हम हाल ही में जागरूक हुए हैं, उसी तरह मध्यम वर्ग के लुप्त होने के प्रभावों के बारे में भी हम हाल ही में जागरूक हो रहे हैं। वर्तमान में मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। वह संतुष्ट हैं, हालांकि उनमें से ज़्यादातर जानते हैं कि क्षितिज पर समस्याएं खड़ी हैं। वह सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनका सरकार उनके ध्यान रख रही है, उनका साथ देगी, उनकी देखभाल और रक्षा करेगी। सरकारें, यहाँ तक कि अमेरिका सरकार भी अपनी जनता की पहले की तरह रक्षा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये समस्याएं अब विश्वव्यापी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की कीमतें देश तय करते हैं, जिन पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। आतंकवाद किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं है, आतंकवाद जो विचारों के खिलाफ जंग है। कोई आतंकवादी कभी भी हमला करके भीड़ में गुम हो सकता है। वैश्वीकरण ने आज लाखों अमेरिका नौकरियां छीन ली हैं, और इस समस्या का कारण यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां कई राष्ट्रों से ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण की रफ्तार बढ़ गई है, जिसकी बदौलत दुनिया भर में तत्काल संप्रेषण संभव हो गया है। आप आज कहीं भी किसी भी तरीके से संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत। जिस तरह पर्यावरणविदों की ये चिंता सता रही है कि मेंढकों की कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उसी तरह अर्थशास्त्रियों को भी ये चिंता सता रही है कि मध्यम वर्ग और गरीबों की पेंशनें तथा स्वास्थ्य सुविधाएं लुप्त हो रही हैं। कुछ सालों में दुनिया भर में बेबी बूमर्स की सबसे बड़ी प्रजातियां रिटायर होंगी। ज़्यादातर सरकारों के पास इन्हें वित्तीय संसाधन नहीं है कि वो इन्हें दे सके और इनका वादा पूरा कर सकें। नेता नहीं, बिजनेसमैन। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके चुने गए नेता गरीबों और मध्यम वर्ग के सामने आने वाली समस्याओं से उन्हें बचा लेंगे। डोनाल्ड और रॉबर्ट नेता नहीं हैं। वे इस पुस्तक उद्यमी, निवेशक और शिक्षाविद के रूप में लिख रहे हैं। आपकी समस्याओं को सुलझाने का वादा करने के बजाय डोनाल्ड और रॉबर्ट ये चाहते हैं कि आप समस्याओं का शिकार बनने से बचें। यह उम्मीद ना करें कि नेता और शासकीय अधिकारी आपकी समस्याएं सुलझा देंगे। यह भी ना सोचें कि आपको सुरक्षित और समृद्ध और स्वस्थ जीवन देने का एक हक है तथा ये आपको मिल जाएंगे। इसके बजाय डोनाल्ड और रॉबर्ट चाहते हैं कि आप अमीर बने तथा देश और दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान का हिस्सा बन सके, न कि समस्या का। यह पुस्तक कैसे करे का फॉर्मूला नहीं बताती है। जब पैसे की बात आती है तो कई लोग ये पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे अक्सर किस तरह के सटीक सवाल पूछते हैं। मेरे पास $25,000 हैं, मुझे इसका क्या करना चाहिए। जब आप लोग से कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप अपने पैसे का क्या करें, तो अक्सर आपके खुशी सलाह लोग दे देते हैं और उन्हें सलाह ये होती है कि आप अपना पैसा उन्हें दे दें। ये पुस्तक कैसे करेगा फॉर्मूला नहीं बताती है। डोनाल्ड और रॉबर्ट आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ निवेश करना है, बल्कि वो आपको ये बताएंगे कि आप कैसे सोचते हैं, वित्तीय रूप से क्यों जीतते हैं। वे धन और व्यवसाय तथा निवेश की दुनिया को किस तरह से और किस दृष्टिकोण से देखते हैं। भविष्य दृष्टि की बात। ज़्यादातर अमीर लोग आपको वह बातें नहीं बताना चाहते जो वो जानते हैं। वे ये नहीं चाहते कि आप अमीरों के रहस्य को सीख लें तथा डोनाल्ड और रॉबर्ट अलग हैं। वह आपके रहस्य को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लीडरशिप एक परिभाषा, विजन है। यह पुस्तक भविष्य दृष्टि के बारे में है। यह आपको चीज़ें दिखाने के बारे में है जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिन्हें उन दो लोगों ने देखा है जो पैसे के खेल के बारे में बार बार विजयी हुए हैं। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, पुस्तक में यह बताया गया है। ये दो लोग किस तरीके से सोचते हैं और वह किस तरह से क्यों सोचते हैं, उनके विश्लेषण से आपको ये ज्ञान मिलेगा कि आपको अपनी वित्तीय भविष्य को किस तरीके से सुधार सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी जो पैसे की स्थिति है वो आप उससे कैसे उभर सकते हैं।
में चेतावनी ध्यान रखने की बात है। धन की दुनिया में एक और शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता की कई परिभाषाएं हैं। इस पुस्तक पर जो 3 परिभाषाएं लागू होते हैं, धोखे या छल से रहित, इस स्पष्ट में इसमें झांका जा सके, यानी कि आर पार देखा जा सके, आसानी से समझ में आने योग्य। तो अपनी आंखों से देखने और अपने निर्णय खुद लेने के लिए लोगों को काफ़ी भविष्य दृष्टि की ज़रूरत होती है। हमारा शैक्षणिक तंत्र वास्तव में लोगों को वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाता है, इसलिए लोग दूर तक नहीं देख पाते हैं, और अक्सर वे देख नहीं पाते हैं तो कोई पारदर्शिता ही नहीं होती है। भविष्य दृष्टि और पारदर्शिता की कमी के कारण निवेश करते समय लोग अपना पैसा दूसरों के हाथों में निवेश कर थमा देते हैं। वे आंखें मूंदकर इस तरह का पालन करते हैं कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश करो, डाइवर्सिफाई करो। वे कड़ी मेहनत और निवेश संबंधी इस सलाह का अनुसरण सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूर तक नहीं देख सकते। चेतावनी: अगर आपको यकीन नहीं है कि कड़ी मेहनत करने, पैसा बचाने या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करने और डाइवर्सिफाई करने की सलाह दी है, तो हो सकता है ये पुस्तक आपके लिए ना हो। डोनाल्ड और रॉबर्ट म्यूचुअल फंडों में निवेश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियां पारदर्शित नहीं होती। वे अपने सच्चे खर्च नहीं बताती हैं, क्योंकि ज़्यादातर शौकिया निवेशक दूर तक नहीं देख सकते, इसलिए वे इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल, रॉबर्ट डोनाल्ड जैसे व्यावसायिक निवेशक अपने सभी निवेशकों को पारदर्शिता चाहते हैं। हालांकि पैसे बचाने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की वित्तीय सलाह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए अच्छी सलाह नहीं है जो अमीर बनना चाहते हैं। ये पुस्तक 2 अमीर लोगों की नज़रों की दुनिया में देखने के बारे में है। यह पुस्तक धन की दुनिया को उस तरीके से समझने के बारे में है जिस तरीके से बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इतिहास वर्तमान को आखिर किस तरीके से प्रभावित करता है? यह पुस्तक इस बारे में बताएगी कि इतिहास हमें वित्तीय विपत्ति किस तरीके से लाया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जैसे 1971 स्वर्ण की सुरक्षा खत्म होने के साथ ही हमारा धन मुद्रा में बदल गया है, यानी कि हमारी जो मनी थी वो करेंसी में बदल गई है। यही वे साल था जब पैसे बचाएं, दकियानूसी, बेकार सी बातें बुरी वित्तीय सलाह बन गई थी। आज मध्यम वर्ग के पास बचत के नाम पर कुछ पैसे नहीं बचे हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनका गलत इस्तेमाल हो जा रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि बचत एक दकियानूसी विचार है? 1973 में एक विचार आया, कच्चे तेल का पहला झटका महसूस हुआ जब यह एक राजनीतिक समस्या थी। बहरहाल, कच्चे तेल की वर्तमान कीमत का झटका मांग और पूर्ति की समस्या है जिससे हम प्रभावित होंगे। कच्चे तेल की कमी के बदौलत हम में से कुछ ज़्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन बहुत संख्यक लोग गरीब बन जाएंगे। वर्तमान तेल संकट आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा? 1974 की बात करें तो एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट यानी अरेसा पारित हुआ। अरेसा के बाद में ही उन्होंने योजना का आधार बनाया जिन्हें हम 401 के नाम से जानते हैं, यानी कि कानून के में बहुत परिवर्तन ने इतने सारे लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया जितना कि 401 के ने किया है। 401 के मूलतः अमेरिका के टैक्स कानूनों में से एक रहस्यमय सब पैराग्राफ था, यानी कि जैसे सिर्फ ऊंची आमदनी वाले उन सीईओज और एग्जीक्यूटिव्स के लिए बनाया गया था जो निवेश टैक्स बचाने का रास्ता खोजते थे। जब IRS ने 1981 में ये फैसला किया कि सामान्य कर्मचारी भी इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिटायरमेंट बचत के इतिहास में क्रांति आ गई। बहरहाल, समस्या यह थी कि 401 के रिटायरमेंट योजना नहीं है, यह तो बचत योजना है। 401 के वाले इस कर्मचारी के पास रिटायर होने लायक पर्याप्त पैसा भी नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि 401 के कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले एग्जीक्यूटिव के लिए बनाया गया था। आसान शब्दों में बात करें तो 401 के बचत योजना लगभग 80% कर्मचारियों के लिए काफ़ी नहीं होगी, खास तौर पर उनके लिए जिनकी वार्षिक आमदनी $1.5 लाख से कम है। 401 के
योजना के बावजूद लाखों मध्यवर्गीय कर्मचारी गरीबों की श्रेणी में आ जाएंगे। क्या आपके पास 401 के है, यानी कि 1989 1989 बर्लिन की दीवार गिर गई और वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हो गया। दूसरे शब्दों में कर्मचारियों के संरक्षण के लिए बिना आर्थिक ढांचा असफल हो गया। इसी साल हमने सूचना युग में कदम रखा। अचानक कई युवक मिलीनियर और बिलियनियर बन गए, जबकि अधिक उम्र वाले बेबी बूमर्स कर्मचारियों की छटनी होने लग गई। बहुत से ज़्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को अपने बहुत से कम उम्र के युवा कर्मचारियों के अधीन इसलिए काम करना पड़ा क्योंकि उनमें तकनीकी कुशलता नहीं थी। औद्योगिक युग में बूढ़े कर्मचारियों को तनख्वाह हर साल बढ़ जाती थी, लेकिन अब उनमें से कई को तो नौकरी से निकाला जाने लगा क्योंकि उनकी शिक्षा और अनुभव अब दकियानूसी हो चुके थे, यानी कि पुराने ख्यालात वाले हो चुके थे। क्या आपकी योग्यताएं पुरानी हो चुकी हैं? 1996 टेलीकॉम रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट ने दुनिया को फाइबर ऑप्टिकल केबल से जोड़ा, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। इसका मतलब यह है कि ऊंची योग्यता वाले कामों का निर्यात संभव हो गया, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, जितने प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर जैसे वकील हो गए, उनकी नौकरियां विदेश जाने लग गई। यानी कि अगर हमारे भारत की बात करें तो इतने सारे प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं। अगर ये लोग पढ़े लिख कर अपने देश के बाहर जाके काम करेंगे तो हमारे देश का ख्याल कौन रखेगा? ये सब लोग बाहर जाके काम करेंगे। तो जिन देशों में जीवन शैली की कम लागत के कारण इन विशेषज्ञों और सेवाओं की कीमत कम थी, वहाँ लोगों को ये नौकरियाँ मिलने लग गई। क्या आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिससे फाइबर ऑप्टिकल केबल बदल सकता है? 2001 चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल कर लिया गया। आज अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देश जैसे G8 देश उत्पादक के बजाय उपभोक्ता बन चुके हैं। इन्हीं के कारण बैलेंस ऑफ ट्रेड की विकराल समस्याएं खड़ी हो गई हैं और हमारी फैक्ट्रियां भी हमारे हाथ से फिसल गई हैं। कई छोटी कंपनियां वॉलमार्ट जैसे दिग्गज यानी बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर पा रही हैं क्योंकि दिग्गज कंपनियां बहुत सीधे चीन के फैक्ट्रियों तक उनका पहुंच है। आज अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में मध्य वर्ग सिकुड़ता जा रहा है, जबकि चीन और भारत में मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है। यानी कि ऐसा कहना है कि भारत में मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है। क्या ये बात सच है? तो क्या आप विदेशों में बने सामान का उपयोग करते हैं? 2004 में ऐसी बात लिखी गई। कैरी बुश बहस के दौरान अमेरिकी नौकरियों के विदेश में जाने को आउटसोर्सिंग के बारे में बात हुई, लेकिन एक मुद्दा इससे भी ये भी खड़ा हुआ जिससे दोनों में छुआ तक नहीं था। अमेरिकी कर्ज के विदेशी हाथों में जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि हमारे देश में काम करने वाले गैर कानूनी रूप से घुस आए थे, विदेशियों के बारे में काफ़ी बातचीत होती थी, लेकिन विदेश गमन यानी जो विदेश गए हैं इससे भी कई गंभीर समस्याएं पर बातचीत नहीं हुई थी। विदेशी कर्ज जिसकी बदौलत अमेरिका चल रहा था। 2004 में हमारी ट्रेजरी 44% कर्ज के विदेशियों ने ले लिया था। इतिहास में कभी भी अग्रणी देश पर इतना विदेशी ऋण पहले कभी नहीं रहा है। हमारा देश इसका ब्याज तक नहीं चुका सकता और दुनिया हमारे कर्जों की मात्रा को एक समय सीमा तक सहन ही कर सकती है। क्या आप अपने व्यक्तिगत ऋण का ब्याज चुकाना में सक्षम हैं? क्या आप अपने ऋण का ही ब्याज चुका रहे हैं? यह पुस्तक राजनीतिक नहीं है। ये रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, लिबरल या कंजर्वेटिव्स को दोष नहीं दे रही है। ये पुस्तक धन और वित्तीय शिक्षा के बारे में है। यह वित्तीय शिक्षा धन प्रबंधन की कमियों के प्रभाव के बारे में है। यह देश में फैले धन कुप्रबंधन यानी मनी मिसमैनेजमेंट से आपको सुरक्षित करने के बारे में है। आज की समस्याएं इतनी विकराल हुई हैं कि हमारी सरकार उससे निपट नहीं सकती है। शायद इसलिए हमारे नेता असली समस्याओं के बारे में बातचीत करने से कतराते हैं या बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा है, ये मानने वाली बात है। हमने यह जीवन ऊंचा स्तर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार बनकर हासिल किया है। अमेरिका का डॉलर दुनिया का रिजर्व मुद्रा है।
और अब तक दुनिया ने हमें मनचाही संख्या में डॉलर छापने दिए हैं। यह इसलिए यह किसी परिकथा का दृश्य है या फिर बुरे सपने के जैसा। डोनाल्ड और रॉबर्ट को लगता है कि ये फंतासी जैसे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उन्हें विश्वव्यापी और जोरदार झटके की उम्मीद है। दुर्भाग्य से इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों और मध्यम वर्गों को हो रहा है। यही कारण है कि वे आपको अमीर बनाना चाहते हैं। यह पुस्तक दुनिया बदलने के बारे में नहीं है। यह पुस्तक दुनिया बदलने के बारे में नहीं है। यह पुस्तक तो आपको बदलने के बारे में है, ताकि आप बदलती दुनिया के शिकार न हो जाएं। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, जबकि नेता और सरकारी अफसर इतनी तेज़ी से नहीं बदल सकते हैं या इन परिवर्तनों में आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। हाल ही में घोषणा हुई है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दुनिया में कुछ गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसे से हमारी दुनिया की कई समस्याओं को सुलझाने की शक्ति है, जैसे भूख, सस्ते मकान और कई बीमारियों का इलाज भी, जैसे कैंसर और एड्स भी। लेकिन धन गरीबों को दूर नहीं कर सकता है। पैसा सिर्फ एक समस्या को नहीं सुलझा सकता है, और यह है कि गरीबी की समस्या, ये एक समस्या है कि गरीबी की समस्या को नहीं सुलझा सकता। गरीबी बहुत से कारण हैं। उनमें से एक है वित्तीय शिक्षा की कमी। गरीबी को दूर करने के लिए पैसे फेंकने में दिक्कत यह है, या पैसे बांटने में ये दिक्कत ये आती है कि जैसे ज़्यादा लोग गरीब बन जाते हैं तथा ज़्यादा समय तक गरीब बने रहते हैं। इसलिए डोनाल्ड और रॉबर्ट टीचर्स हैं। वे जानते हैं कि विश्वव्यापी गरीबी का फैसला इकलौता सच्चा समाधान नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा ही इसका एक सच्चा समाधान है। अगर सिर्फ पैसा बांटने से गरीबी दूर हो जाती तो इन सब के पास इतना धन था कि आज भी दे सकते थे, वे अपना धन दान कर सकते थे। लेकिन बहरहाल वे जानते हैं कि धन से गरीबी की समस्या नहीं सुलझा जा सकती है, इसलिए वे अपनी समस्या का दान कर रहे हैं। वे अपना समस्या का दान कर रहे हैं और अपना समय इस बात पे लगा रहे हैं। और इसके अलावा इस पुस्तक में होने वाले लाभ का एक हिस्सा वित्तीय साक्षरता को भी परोपकारी है। शैक्षणिक संस्थानों को भी दान किया जा रहा है। वित्तीय शिक्षा बढ़ाने पर आपको यह जगह वित्तीय अवसर दिखने लगेंगे। हर जगह वित्तीय अवसर दिखने लगेंगे। अमीर बनने के बाद आप दुनिया को बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। डोनाल्ड और रॉबर्ट कियोसाकी ने यही किया है, इसलिए वे दोनों मिलकर टीचर्स की भूमिका निभा रहे हैं। इस पुस्तक में आपको दो ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पृष्ठभूमियाँ अलग हैं, जिनके नज़रिए अलग हैं और आवाज़ें भी अलग हैं। रॉबर्ट कहानी सुनना पसंद करते हैं और अक्सर अपनी लेखनी संवादों का प्रयोग करते हैं। डोनाल्ड सीधे मुद्दे की बात करते हैं और कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करते हैं। हमने उनकी आवाज़ों में फ़र्क करने के लिए अलग अलग टाइपफेस का इस्तेमाल किया है। क्या आप इस पुस्तक को खुले दिमाग से सुन सकते हैं? अगर हाँ, तो आप इस दुनिया को इन दो सफल लोगों की नज़रों से देख सकते हैं और धन के बारे में आपकी मानसिकता का विस्तार कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी जान सकेंगे कि आप अपने वित्तीय भविष्य को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ये रही दोस्तों अब तक की कड़ी, और इसके आगे की कड़ी सुनने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और ये आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम में या इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसके अगले एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने ये पुस्तक क्यों लिखी। बताइएगा दोस्तों ये ऑडियो बुक आपको सुनने में कैसी लगी। ये एक पहली ऑडियो बुक की शुरुआत है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ख़रीदनी हो दोस्त तो इसके नीचे एक ख़रीदने का एक लिंक करने का दिया गया है, उसे आप क्लिक करके इस पर अमेज़न पे बाय कर सकते हैं। इस पर ये एक एफिलिएट लिंक है जिसे ख़रीदने पे कुछ कमीशन से मिलती हैं, और इस कमीशन के कारण मैं आपके लिए एक अच्छी बुकें आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों इस चैनल को प्रमोट करने के लिए भी। ओके।